कि एक स्टूडेंट बहुत मेहनत करता है और एसएससी जेई का प्री कई बार क्लियर करके मेंस एग्जामिनेशन नहीं। फाइनल सिलेक्शन से मेरा ये उसके बाद डिमोटिवेट हुआ, लेकिन मैंने प्रिपरेशन जारी रखी। वो जॉब छोड़ के एसएससी जेई में जाने को क्या मोटिवेट किया? एज ए सिविल इंजीनियर मैं ये चाहता हूँ कि अच्छा काम हो। कितने घंटे पढ़ते थे? मेरे को औरों से ज़्यादा मेहनत कर, मेरे दिमाग में ये क्लियर थी पिक्चर कि कोई अगर 6 घंटे पढ़ रहा है तो मेरे को 8 घंटे पढ़ने हैं। हेलो इंजीनियर्स। सो गाइज, समय समय पे आपको एसएससी जेई एस्पिरेंट से मैं आपको यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स अड्डा पे मिलाता रहता हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट से मिलाने वाला हूँ जिन्होंने एसएससी जेई एग्जामिनेशन को क्रैक ही नहीं किया, बल्कि इससे पहले भी एक गवर्नमेंट जॉब में थे। गवर्नमेंट जॉब में रहने के बावजूद इन्होंने एसएससी जेई जैसे और उसमें भी सीपीडब्ल्यूडी जैसे डिपार्टमेंट में एक अपनी जगह बनाई है। और एक-एक करके आप सभी के सवालों को मैं इनसे पूछने वाला हूँ आज के इस इवेंट में, आज के इस सेशन में। तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अपने बारे में बताइए बच्चों को कि आपकी जर्नी शुरुआत कैसे हुई? इस प्रिपरेशन जर्नी, गवर्नमेंट जॉब की जर्नी कैसे आपने स्टार्ट की? और अपने बारे में कुछ अपने फैमिली के बारे में थोड़ा बहुत बताइए बच्चों को। सर, मेरा नाम मोहित चतुर्वेदी और जयपुर राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ सर। और मेरे फादर फार्मर है। और मैंने राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा, वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीटेक कंप्लीट किया। और उसके बाद मैं गेट के एग्ज़ाम दिए, पर मेरे को एमटेक करना नहीं था। पास हो गए और आईआईटी भी मिल रही थी, पर मैंने उसको एमटेक नहीं करना था सर। मैंने सोचा कि एमटेक करने के बाद भी प्रिपरेशन करनी है, तो स्टार्टिंग से ही तो फिर मैंने टाइम लगा थोड़ा। हुँ, हुँ, हुँ। 2 साल लग गए मेरे को हुँ, सर। तो 2 साल के बाद मेरे को मेरा सब इंजीनियर एमपीपीबी में सिलेक्शन हुआ सर। ओके। तो वहाँ से फिर मैंने प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी और फिर उसके बाद मैंने एसएससी जेईई 2022 का एग्ज़ाम दिया मेंस का, और वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ। फाइनल सिलेक्शन सीपीडब्ल्यूडी। सीपीडब्ल्यूडी से एक सबका एक कोर डिपार्टमेंट है, तो ड्रीम फिर होता है। वहाँ। बिल्कुल। तो सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिलने से पहले की अगर स्टोरी को मैं आपसे पूछूं, जैसे कि एक स्टूडेंट होता है जो बहुत मेहनत करता है और एसएससी जेई का प्री कई बार क्लियर करके मेंस एग्जामिनेशन नहीं, सीबीटी 2 एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं जो सीबीटी 1 सीबीटी 2 फर्स्ट गो में पहली बार में एग्जामिनेशन देने जाते हैं और पहली बार में उनका क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपके लिए है कि क्या आपने अपने एग्जामिनेशन को एसएससी जेई या फिर एमपी सब इंजीनियर का जो एग्जामिनेशन आपने क्लियर किया, तो क्या वो आपका पहला अटेम्प्ट था या फिर उसमें आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे थे? नहीं, नहीं, एमपीपीवी का सर मेरा पहला अटेम्प्ट था वो तो। ओके। उससे पहले मैंने राजस्थान के दोनों एग्ज़ाम दिए, आरएसएम, एसएसबी, जेईएन के 2 पेपर हुए थे, 2021 और 22 हाँ, शायद। हाँ। तो उसमें मैंने डीवी करवाया, उसके बाद में एक एग्ज़ाम में 0.60 और एक एग्ज़ाम में 0.50 से दोनों में रह गया, मतलब ओके। लक थोड़ा। मतलब आपने मेंस एग्जामिनेशन दिया और उसके बाद डीवी में बाहर हो गए। डीवी डीवी में भी सिलेक्शन हुआ, 2 टाइम्स फाइनल सेलेक्ट। फाइनल सिलेक्शन से मैं रह ओके, गया। ओके। उसके बाद डिमोटिवेट हुआ, लेकिन अ, मैंने प्रिपरेशन जारी रखी, कंटिन्यू रखी। तो उसके बाद मैंने एमपीपीवी का एग्ज़ाम दिया सर, तो उसमें आपका सिलेक्शन सिलेक्शन हो हो गया। गया और वहाँ पे मैंने फिर प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी, मेंस दिया, मेंस के बाद फिर यहाँ सिलेक्शन हुआ ओके। फाइनली। मतलब एक सवाल मैं एडिशनली आपसे एक और पूछना चाहूँगा यहाँ पे, एमपी सब इंजीनियर छोड़ने का आपने जो प्लान बनाया था, डेफिनेटली कोई ना कोई वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वगैरह हैं, बच्चे वहाँ भी सेलेक्ट होकर जॉब करते हैं। वहाँ से आपको जॉब छोड़ के एसएससी जेई में जाने को क्या मोटिवेट किया? वहाँ का वर्क कल्चर या फिर आपको लगा कि नहीं एसएससी जेई के थ्रू मैं अच्छे डिपार्टमेंट में जा सकता हूँ, क्या आपका मोटिवेशन पॉइंट था? सर, उसमें ये था कि एक तो पे ग्रेड बहुत कम है वहाँ पे, हुँ, हुँ। 3200 पे ग्रेड है, हुँ, हुँ, हुँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। हुँ। दूसरा मतलब एज़ ए सिविल इंजीनियर मैं ये चाहता हूँ कि अच्छा काम हो, हुँ, हुँ। तो वहाँ पे इतना काम नहीं था। हुँ, और हुँ। मैक्सिमम जितना सिविल इंजीनियरिंग का काम होता है वो सीपीडब्ल्यूडी के थ्रू होता है पूरा हुँ, ऑल ओवर इंडिया का। तो मेरे को दिमाग में यही था कि सीपीडब्ल्यूडी लेनी है। और बिल्कुल। वहाँ से मतलब मेरा एक मोटिवेशन बना और मैंने प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी इस चीज़ के लिए, और फिर बिल्कुल। क्रैक किया। अब मैं आपसे ना कुछ बच्चों के सवाल हैं, उनको मैं बारी-बारी से पूछना चाहूँगा, जो जनरली सेशंस वगैरह में पूछते हैं बच्चे। एक तो बहुत कॉमन सवाल है कि जैसे सिविल इंजीनियरिंग में 13 सब्जेक्ट लगभग-लगभग होते हैं। छोटे सब्जेक्ट हैं, कुछ बड़े सब्जेक्ट हैं। उन सब्जेक्ट में ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे हमने आज आरसीसी खत्म किया, कल सॉइल मैकेनिक्स पढ़ना स्टार्ट किया, फिर हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, रेलवे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, बिल्डिंग मटेरियल पे पहुँचे तो पता चला कि आरसीसी के कोडल प्रोविज़न दिमाग से चले गए। और उसके बाद इसी तरीके से लगता है कि फिर रिवीजन करना स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्डिंग मटेरियल भूल रहे हैं। तो इस चीज़ को मैनेज करना थोड़ा-सा टफ होता है और उस वो भी
एसएससी जे एग्जामिनेशन में टॉप मोस्ट डिपार्टमेंट आपने हासिल किया, तो डेफिनेटली आपने नंबर भी ज़्यादा होंगे आपके, और इस चीज़ को आपने कैसे बैलेंस किया, भूलने वाली जो बीमारी होती है? सर, इंसान अगर बहुत सारे 13 सब्जेक्ट्स जैसे सर आपने बताया, हुँ, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो 4-5 सब्जेक्ट पढ़े तो वो पहला वाला दिमाग से बिल्कुल निकलते जाता है। तो उसके लिए सर वो सब भूलते हैं। हर हर कोई इंसान ऐसा नहीं कि एक बार बिल्कुल। याद किया उसको परमानेंट याद रहेगा। तो 4-5 2-3 सब्जेक्ट होने के बाद मेरा ऐसा होता था सर, सारे दिन मतलब अपन पढ़ते रहते, लेकिन एक जो टाइम एक डिसाइड था कि 2 या 3 घंटे कि अपन को रिवीजन के लिए देना है। जैसे अपन 7 या 8 घंटे पढ़ रहे हैं, 8 घंटे नॉर्मली एक मतलब पढ़ लेता था मैं 8 घंटे लगभग। तो उसमें से 2 घंटे या 3 घंटे मैं रिवीजन के लिए स्पेशली रखता था अलग से कि मैं रिवीजन कर सकूँ। पिछली बार सारी सब्जेक्ट्स का रिवीजन हो नहीं पाएगा, लेकिन जितना हो सकता है मैं रिवीजन पे ध्यान दूँ, क्योंकि रिवीजन एक बार तो पढ़ने में अपन को दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब अपन चीज़ों को बार-बार वाइंड अप करते हैं, बार-बार चीज़ों को वापस रिपीट करते हैं दिमाग में, तो दिमाग में जगह बना लेता है और फिर अपन को रिवीजन में फिर उसके बाद टाइम नहीं लगता है। मतलब फ्रीक्वेंट रिवीजन आप फ्रीक्वेंट करते रहे, और आपने रिवीजन में, मुझे लगता है कि जैसा आप बता रहे हो कि 2-3 सब्जेक्ट के बाद उस पहले सब्जेक्ट को जो आपने पढ़ के कंप्लीट किया उसको रिवीजन में बिल्कुल शामिल सर। कर लेते थे। लेकिन डेली का रिवीजन का शेड्यूल आपका होता था 2 बिल्कुल घंटे सर। का। 2 घंटे स्पेशली मैं अलग से रिवीजन के लिए देता था सर। ओके। अब रिवीजन टाइम के बाद एक बहुत ही कॉमन सवाल है, कितने घंटे पढ़ते थे? अब देखो, ये सवाल मैं उन बच्चों के लिए आपसे पूछ रहा हूँ जो बच्चे बार-बार हमसे पूछते हैं, लेकिन अगर जेनुइनली देखा जाए तो ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। कोई चीज़ जैसे है कि कोई खाना खाता है तो बहुत फास्ट खा लेता है, कोई बहुत स्लो खाता है। लेकिन आपसे अगर मैं पूछूँ, आप इतने प्रेस्टिजियस डिपार्टमेंट में हैं, आपसे अगर मैं पूछूँ कि कितने घंटे डेली बेसिस पे सेल्फ स्टडी के लिए देते थे? अपार्ट फ्रॉम आपकी क्लासेस जो होती हैं, उन क्लासेस को छोड़ दूँ, यूट्यूब पे आप पढ़ते थे, यूट्यूब को छोड़ दूँ, उसके अलावा सेल्फ स्टडी अपने लिए जो पढ़ते थे, खुद से पढ़ते थे, उसके लिए कितना समय देते थे? सर पहले तो ये बताना कि मैं चीज़ें बहुत जल्दी भूलता हूँ हुँ, और ये मेरे में आदत है। तो मेरे को औरों से ज़्यादा मेहनत कर मेरे दिमाग में ये क्लियर थी पिक्चर कि कोई अगर 6 घंटे पढ़ रहा है तो मेरे को 8 घंटे पढ़ने हैं। बिल्कुल। और वो उसके लिए मैं लाइब्रेरी जाता था सर, हुँ, और सुबह 9 बजे से और रात को जब 10 बजे तक हुँ, कंटिन्यू तो पढ़ नहीं सकते, लेकिन बीच में 1 घंटे 2 घंटे का ब्रेक होता था। तो ऐसे सेल्फ स्टडी 6 से 7 घंटे आराम से। ओके। 6 से 7 हाँ, घंटे सेल्फ स्टडी, और ओवरऑल देखा जाए तो 10 आवर का 10 आपका आवर शेड्यूल डेली का रहता डेली था। का। ओके, वेरी गुड। एक सवाल और है, बहुत परेशान करता है इंजीनियरिंग एस्पिरेंट को, करंट अफेयर का। करंट अफेयर की प्रिपरेशन करते हैं, भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहती हैं, शॉर्ट नोट्स कहाँ से बनाएँ, कौन से रिसोर्सेज़ को पढ़ें? करंट अफेयर आपने कैसे तैयार किया था? सर मेरा ऐसा था, करंट अफेयर्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया मतलब ये, और हुँ, क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आने लग गए। बिल्कुल, 8 से 9 क्वेश्चन कंटेन करता है एग्ज़ाम। बिल्कुल। तो उसके लिए सर नोट्स बनाना, तो मेरे दिमाग में ये था कि नोट्स बनाऊँगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नोट्स हुँ, डेली बेसिस पे तो नहीं बना सकते। वीकली क्लासेस मैं लेता था। हुँ, 1 या 2 घंटे की क्लासेस होती थी। बिल्कुल। तो 2 घंटे की क्लासेस में जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगता था मैं उनको लिख लेता था, और बाद में मंथली भी मैं देखता था, तो उससे क्वेश्चंस रिपीट हो जाते थे, तो हो जाता था कंप्लीट। वीकली करंट अफेयर, वीकली मंथली और करंट मंथली। अफेयर, उसके बाद फिर कभी-कभार हुआ तो पूरे के पूरे 6 महीने का करंट अफेयर करंट एक बार में अफेयर रिवाइज़ कर वीकली, लिया। मंथली और 6 मंथ का जो था वो बिल्कुल, कंप्लीट। बिल्कुल, ये आपकी स्ट्रैटेजी थी, बिल्कुल। वेरी गुड। अ, एक बहुत कॉमन जो सब फेस करते हैं, चाहे वो टीचर हों या स्टूडेंट हो, डिस्ट्रैक्शन। और मुझे ये लगता है ना कि स्टूडेंट लाइफ में अगर आपके पास डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या है, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अननेसेसरी टाइम ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा दे देते हैं। तो डेफ़िनेटली आपके समय भी इंस्टाग्राम था और अभी भी है। तो उन बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? आपने वहाँ से, अगर आप 10 घंटे प्रिपरेशन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपने ऑब्वियस सी बात है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक से दूर रहे होगे, बहुत ज़्यादा यूज़्ड टू नहीं हो। तो कैसे आप अवॉइड करते थे उन सारी चीज़ों को? सर मतलब मेरे कमी तो मेरे में ये थी कि मैं फ़ोन पे तो कंट्रोल नहीं कर पाता था। हुँ, हुँ। मैं चलाता था, पर इसका सॉल्यूशन मैंने ये ढूँढा कि अगर मेरे पास फ़ोन ही नहीं रहेगा, हुँ, हुँ। तो मैं देखूँगा नहीं। हुँ, हुँ। इंस्टाग्राम, फेसबुक नहीं चला पाऊँगा। तो मैंने कीपैड फ़ोन खरीदा एक, हुँ, हुँ। वो लिया, इसको घर पे रखा। इसको हाँ, ये ज़रूर चलाता ज़रूर था मैं रोज़ाना इंस्टाग्राम, फेसबुक मैं थोड़ा बहुत थोड़ा चलता बहुत। था। लाइब्रेरी 10 बजे के बाद मैं 11 से साढ़े 11 बजे सोता था, तो 1 हुँ, डेढ़ घंटा मैं आराम से सोशल साइट्स पर भी रहता था। ऐसा नहीं कि हुँ, मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। हुँ, लेकिन मैं फ़ोन को घर रख के आता था, और हुँ। उसके मतलब कीपैड फ़ोन खरीदा मैंने, और वो ठीक है, वही रखा मतलब मैंने। जब आप लाइब्रेरी जाते थे, तो लाइब्रेरी आप टाइम 10 में सिर्फ घंटे के कीपैड। टाइम पे कीपैड फ़ोन आपके पास, क्योंकि चाहते हुए भी यूज़ ना कर पाओ। जी सर। वेरी गुड कंट्रोल यार। नहीं था सर मेरे में। मैंने बिल्कुल, अल्टीमेटली मैंने ये जान लिया था कि मेरे से कंट्रोल नहीं होगा, तो फ़ोन को घर रखो, ये बेटर बिल्कुल। है। अ, दूसरा सवाल मेरा ये है कि सीपीडब्ल्यूडी जेईई एग्जामिनेशन मतलब एक तरह से ड्रीम जॉब होती है। एसएससी जेईई के थ्रू बहुत सारे बच्चे एमईएस में जाना चाहते होंगे, लेकिन जितना भी परसेंटेज मैंने देखा है, मोस्टली बच्चों की फर्स्ट चॉइस जो होती है सीपीडब्ल्यूडी जी होती है। सीपीडब्ल्यूडी जेईई में जाने के बाद
एक फीलिंग आती है कि यार ये तो मिल चुका है, इसके आगे भी मुझे कहीं जाना है या फिर आगे भी कुछ करना है। क्या आपने कुछ सोचा है अपने लाइफ में कि जेईई के बाद अब कोई और भी एग्जामिनेशन हो जिसको क्रैक करने का मतलब उम्मीद हो, या फिर आप सेटिस्फाइड हो इसमें जॉब करते हो? सीपीडब्ल्यूडी जेई से सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन कभी दिमाग, जैसे अभी राजस्थान में ईएन का आने का है, बिल्कुल। तो मेरा लास्ट एग्जाम वही रहेगा। उसके उससे पहले कोई एग्जाम नहीं दे रहा, उसके बाद कोई एग्जाम नहीं दूंगा। ये डिसाइड किया कि ईएन एक बार आ जाए, राजस्थान ईएन नोटिफिकेशन हो जाए, बस उसकी करनी है। उसके बाद कोई नहीं करनी, उससे होगा नहीं होगा वो क्योंकि बात की ऑलरेडी बात आपने 2 बार क्रैक कर रखा है। है हाँ, और डीवी तक पहुंच डीवी चुके तक हैं। पहुंच चुका, तो एक बार वो देख लेना है, क्योंकि सिलेबस उसका लगभग कंप्लीट, राजस्थान जीके वगैरह सब कुछ कंप्लीट है। बिल्कुल। तो बस उसके बाद भी नहीं देना, उससे पहले भी कोई एग्जाम। और जैसे प्रिपरेशन जर्नी में बहुत सारे बच्चों को रिसोर्सेज नहीं मिल पाते हैं कि कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। आजकल यूट्यूब पे भी बहुत सारे रिसोर्सेज, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, पूरे के पूरे सीरीज अवेलेबल हैं, बच्चे वहाँ से बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो यूट्यूब ने आपको कितना हेल्प किया आपकी जर्नी में इस सीपीडब्ल्यूडी जेई तक पहुँचने में? सर, मेरा मैंने सबसे पहले स्टैंडर्ड बुक वो पढ़ी, उसमें मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाए। उसमें जो दिक्कत आती थी, मैं यूट्यूब से देखता था। लेकिन मेरा ये था कि एक बार मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद मैं सीधे क्वेश्चंस के थ्रू ही अपने कॉन्सेप्ट या थ्योरी कंप्लीट करता था। तो मेरे को जो क्वेश्चन सीरीज होती थी यूट्यूब पे, जो वीडियो लेक्चर्स होते थे, मैं उन्हीं को ही देखना प्रेफर करता था। और जैसे क्वेश्चंस एसएससी जेई के पीवाईक्यूज प्रैक्टिस हो पीवाईक्यूज, रहे या हैं, फिर ये जो नए अड्डा क्वेश्चंस, हाँ 24/7 जो नए बिल्कुल, क्वेश्चंस जो मोस्ट बनाते, वो एक्सपेक्टेड अच्छे, क्वेश्चंस, हाँ। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते थे, तो वो मतलब उनको रिवाइज वाईटी करता। के क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प किए हैं, वाईटी पे क्वेश्चंस की बिल्कुल सीरीज सर, ज़्यादा हेल्प बिल्कुल की है। सर, और थ्योरी के लिए आपने जो नोट्स बनाए उन नोट से बिल्कुल। पढ़ते थे। मेरा दिन का टारगेट फिक्स होता था कि इतने क्वेश्चन करने हैं डेली के, हुँ। किसी भी कंडीशन में करने हैं। कितने क्वेश्चंस थे वो, इतने क्वेश्चंस? सर 500 प्लस 500 प्लस 500 क्वेश्चन डेली डेली प्रैक्टिस करना है किसी भी हालत में, किसी भी हालत में करना है सर। चाहे वो टेक्निकल, रीजनिंग वगैरह सब हाँ, कंबाइंड मिला। ये भी क्लियर था सर कि मेरे को याद नहीं होती, और चीजें याद, अगर कोई इंसान अगर जल्दी भूलता है, तो वो मेरे केस में ये था कि मैं क्वेश्चन करूं और क्वेश्चन के थ्रू चीजों को याद करूं। बिल्कुल। तो वो मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई, और वो मेरे लिए बहुत बेनिफिट है। और आई थिंक जेई के लिए ये बेस्ट स्ट्रेटजी भी है कि क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करना, जिससे कि क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो जाए और टाइम भी आपका बचता है। सेल्फ स्टडी ड्यूरेशन आपसे पूछ ही लिया। एसएससी जेई में एक सवाल, जो एसएससी जेई का सीबीटी 1 हुआ था आपका, आपके उसमें मार्क्स कितने थे? सर, उसमें थे 144.75, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 139। नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स कम घट हो गए गए थे। थे। ओके। ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ भी होता है कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपके मार्क्स थोड़े से बढ़ जाएंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो मार्क्स बढ़ने के बजाय घट जाते हैं, जैसा आपके साथ हुआ। 144 के बाद सीधे 139 पे आ गए, तो 4-5 नंबर। तो सीबीटी 1 आपने क्लियर किया। सीबीटी 2 जो आपने दिया 2022 वाला, क्योंकि 2022 में आपने सिलेक्शन लिया है, सीबीटी 2 आपने दिया होगा, उसके बाद आपका मेडिकल प्रोसेस, डीवी हुआ होगा। एक बार शॉर्ट में समराइज करके बताइए कि सीबीटी 2 में आपने कितने मार्क्स हासिल किए, और जो डीवी और मेडिकल प्रोसेस पूरा का पूरा कंप्लीट था वो कैसा रहा आपका? सर, 2022 से पहले डीवी में लगभग 3 टाइम्स बच्चे क्वालिफाई होते थे। 2022 में उन्होंने पहली चॉइस भरवाई, और उन्होंने मतलब डायरेक्टली डिपार्टमेंट अलॉट किया उन लोगों ने। तो उसमें सर, उसके बाद मेडिकल जो होना था, मेडिकल में वो एक अपना फॉर्मेट देते हैं, उसमें फोटो, सिग्नेचर तुम्हारे, और उसमें मेडिकल ऑफिसर जो तुम्हारे आसपास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसमें मेडिकल ऑफिसर के सिग्नेचर, प्लस सीएमएचओ जो होता है, जो हेड होता है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो हेड, उनके सिग्नेचर होते हैं। बस नॉर्मल टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट, आई टेस्ट वगैरह, वो सारे नॉर्मल आपने बिल्कुल। उसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कराए बिल्कुल थे? सर, वहीं होते हैं टेस्ट, और वहीं से सर्टिफिकेट जो फॉर्मेट देते हैं, उसी फॉर्मेट पे सिग्नेचर वगैरह और एमओ के जो भी सील सिग्नेचर लगने होते हैं, मतलब उसमें कोई भी कोई भी प्रोसेस दिक्कत नहीं दिक्कत आती नहीं जी। आई, स्मूथ प्रोसेस होता है सब कुछ? एग्जामिनेशन पास करना तो बस वो थोड़ा मुश्किल है, बाकी सब इजी हो बाकी सब जाता है। आसान है। बिल्कुल। तो उन सभी बच्चों को मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जो बच्चे एग्जामिनेशन देने से पहले इन सब बातों के बारे में सोचते हैं कि डीवी में क्या होगा सर, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। फर्स्ट आपका जो मेन मोटो होना चाहिए कि एग्जामिनेशन क्लियर करना है, उसके लिए मेहनत और लगन जो आप डेली बेसिस पे, जैसा ये बता रहे हैं, आप सुन भी रहे होगे कि 10 घंटे की डेली स्टडी मामूली नहीं होती है। 10 घंटे समय निकालना और डिस्ट्रैक्शन से बचना, ये सारी चीज़ें आपके काम में आती हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक सवाल कि सिविल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट हो आप, सिविल इंजीनियरिंग के 4 ऐसे सब्जेक्ट जो आपको सबसे प्यारे लगते थे और जो आपको जेईई के एग्जामिनेशन में बहुत हेल्प किए हैं? सर, मैं जैसे 2-4 दिन का गैप लग गया, तो उसके बाद मैं अगर पहली सब्जेक्ट उठाने की कोशिश करता तो स्टील और आरसीसी। ओके।
और फिर सोम मेरी फेवरेट सब्जेक्ट, सबसे कम भी मैं इसी सब्जेक्ट को पढ़ता था क्योंकि ये बहुत अच्छे से आती थी। और सोम और टॉस जो थी वो, ये दोनों 4 सब्जेक्ट, और इसके अलावा इरिगेशन, ये भी अभी इरिगेशन वगैरह। इरिगेशन पहले 2019 से पहले इरिगेशन 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता था। अभी इरिगेशन का पार्ट ये था 5 से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन बिल्कुल, अभी इरिगेशन के आने आने लगे। तो लगे। इरिगेशन में थोड़ा पढ़ता था। मतलब हाईली वेटेज वाले सब्जेक्ट में बात करूँ तो आरसीसी, सोम एंड इरिगेशन। इरिगेशन बाकी स्ट्रक्चर का तो वेटेज बहुत कम है बहुत कम है एसएससी सर। में। हाँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आई होप कि आपका जो नेक्स्ट ड्रीम है एई बनना, वो डेफिनेटली आप जल्दी पूरा करो। और अड्डा 24/7 की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सिलेक्शन के लिए। इसी तरीके से मिलते रहिए और उन सभी बच्चों को मोटिवेट करते रहिए समय समय पे, जो बच्चे यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे हमसे पढ़ते हैं, इनफैक्ट किसी भी माध्यम से जुड़े हैं। उन सभी एस्पिरेंट को मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप अगर एसएससी जे एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लिए हो, या फिर इनकी तरह आप अपनी स्टोरी उन सभी बच्चों से शेयर करना चाहते हो जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन सभी बच्चों के लिए यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे आप जाके उस लिंक पे क्लिक करके अपने फॉर्म को फिल करके हमसे मिल सकते हैं, और इनकी तरह ही आप भी अपनी स्टोरी को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।